हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की जो फर्स्ट यूनिट है अपनी नेट जेआरएफ की वो स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस में से। इसमें हम जो हमारे ऑप्शनल जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। पहला जो टॉपिक रहेगा शिक्षण अवधारणा और प्रकृति रहेगा। इसमें से हमारे कम से कम 100 के करीब क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज हम ऐसे ही करते हुए चलेंगे। तो इसमें हम 25 प्लस क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? ए अधिगम का प्रतिमान, बी निर्देशात्मक प्रतिमान, सी दोनों ए और बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है वो क्या रहेगा? अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान, ये दोनों रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी रहेगा। एक सेकेंड, सी। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? दोबारा से, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है माफ करना तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ए शिक्षण में वास्तविक रुचि, बी छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, सी विषय का ज्ञान, डी अच्छी अभिव्यक्ति। दोबारा से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए शिक्षण में वास्तविक रुचि, बी छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, सी विषय का ज्ञान, डी अच्छी अभिव्यक्ति। तो आपके उससे क्या होना चाहिए? एक शिक्षक की आधारभूत जो आवश्यकता रहेगी वो क्या रहेगी? सिंपल सा है, उसमें हमारा जो विषय का ज्ञान है सी वो रहेगा, क्योंकि जब तक हमें अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कक्षा में कुछ भी नहीं करवा सकते अच्छे से। सबसे पहले जा ही नहीं पाएंगे कक्षा तक तो, अगर हमें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे जो ये नहीं है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी नहीं को हम कई बार मिस कर जाते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। अब इसमें से जो सत्य नहीं है वो हमें देखना है। तो शिक्षण सिर्फ एक कला है, ऐसा तो नहीं है। शिक्षण ये तो गलत है, क्योंकि ये भी गलत है क्योंकि इसमें कला दे रखा है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सिर्फ केवल जहाँ आ जाएगा वो चीज़ डाउट में आ जाती है ज़्यादातर। शिक्षक शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं। शिक्षक पैदाइशी नहीं होते हैं, उन्हें बहुत ट्रेनिंग की और नॉलेज की ज़रूरत होती है गेन करने की। और डी अपना जो है वो है, ये भी गलत है। तो डी जो है, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। तो ये जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो ऊपर के तीनों हैं वो नहीं है। और उसने यही पूछा कि सत्य नहीं है वो कौन सा है इसमें से। तो ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? ए शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, बी निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, सी शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से स्थिरीकृत
रखना। डी, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? सबसे जरूरी जो है वो कौन सा कौशल रहेगा, स्किल जो रहेगी टीचर में वो कौन सी रहेगी? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आ जाना। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसने ए रहेगा इसका आंसर। शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आ जाना। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, ये शिक्षक के लिए ज़रूरी नहीं है, वो जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारी संस्थाएं होती हैं उनकी तरफ से रहेगा, वो शिक्षक के लिए मैंडेटरी नहीं है। शिक्षण के समय छात्रों का मानसिक रूप से स्थिरीकृत, रिलैक्स्ड रखना, ये भी सबसे मेन उसमें नहीं आएगा हमारा। और डी जो है, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना, तो ये भी मेन जो हमारा उसका स्किल का रहेगा टीचर का, उसमें ये इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? शिक्षण का स्तर, और सूची 2 में क्या है? मुख्य प्रस्तावक। तो सूची 1 में पहला क्या है? स्मृति का स्तर। स्मृति का स्तर के जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो कौन है? वो हमारे हर्बर्ट हैं। और ग्रहण शक्ति स्तर का जो मुख्य प्रस्तावक है वो है मॉरिसन। और विचारशील स्तर का जो मुख्य प्रस्तावक है वो है हंट। अब इसके ये एक का एक के साथ है, इसको देख लेते हैं कौन सा कूट मिलेगा हमारा। तो ए में देखते हैं, ए में एक का एक है, 2 का 2 है और 3 का 3 है। तो ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमने अभी जो मिलाया है वो ऐसे ही सीरीज में मिला हुआ है हमारा। उसके बाद नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? शिक्षण के विभिन्न स्तर जो हैं हमारे 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो उन 3 का जो हमारा एक क्रम है, सही क्रम हमें इसमें बताना है। तो पहला है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। यही हमारा सीधा सा है, जो सबसे पहले हमारा स्मृति स्तर आता है, फिर बोध स्तर आता है और फिर चिंतन स्तर आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हम इसमें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? स्वतंत्र चर कौन सा होता है? शिक्षक होता है, ना तो माता पिता होते हैं, ना शिक्षार्थी होता है, ना संस्थान होता है। कौन होता है? शिक्षक होता है। क्वेश्चन आंसर जो हमें मतलब तैयारी के टाइम होने चाहिए ना, वो ऐसे ही होने चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा और हमें उसका ऑप्शन पढ़ने से पहले हमारे माइंड में आंसर आ जाने चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी अगर आप नोट्स बनाते हो ना, 1 लाइनर क्वेश्चन के उसमें बनाओ फॉर्म में, तो वो आप जब भी क्वेश्चन रीड करोगे आपको उसका फटाक से एकदम से जो आंसर रहता है वो क्लिक हो जाएगा तभी के तभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, बी संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, सी केवल विश्लेषणात्मक, डी केवल संश्लेषणात्मक। अब मैंने आपको बताया था जो ये केवल वाले रहते हैं ना, ये तो ये कह लो बहुत मुश्किल से 5 to 10% ऐसा होगा कि इनमें से आपका आंसर होगा। नहीं तो जहाँ पे केवल आ जाएगा या नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी, वहाँ पे आंसर बहुत कम होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो अब हमारे पास 2 बच गए हैं, ए और बी हमारा जो रह गया है। तो इसमें जो हम इसमें स्मृति स्तर में भी देखते हैं, उसमें पहले विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक रहता है, वैसे ही रहेगा। विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाती है, वो कौन सी रहेगी? ए विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। आगे
क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में जो दे रखे हैं वह संपूर्ण से अंश की और ये शिक्षण सूत्र हैं, और सूची 2 में मुख्य प्रतिपादक इनके जो हैं वो दे रखे हैं, तो इनको सही क्रम में मिलाना है हमें। तो हमारा जो रहेगा संपूर्ण से अंश की ये किसने कहा था, इसके प्रतिपादक कौन है, इनमें से गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक और जाना, ये फर्स्ट के साथ मैच करेगा हमारा, सॉरी। फिर है स्व अध्ययन, ये का इसके प्रतिपादक हैं डाल्टन। नंबर 3 भावना का प्रशिक्षण, ये मॉन्टेसरी और फॉरेबेल। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, तो कूट देख लेते हैं। ये जो इसमें ए ऑप्शन में है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, तो यही हमारा मैच हुआ है, तो इसका आंसर सीधा सा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, यह एक कला है, यह एक कला है। बी ऑप्शन, यह एक विज्ञान है। सी, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। डी, यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सीधा सा है हमारा सी, मैंने पहले भी आपको बताया था, यह शिक्षण है वो विज्ञान और कला दोनों होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? 3 स्तरों को, शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। पहला है शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतन स्तर, शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा हमारा, शिक्षण का स्मृति स्तर। सॉरी, इसमें कूट दे रखा है अपने ए शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर और शिक्षण का चिंतन स्तर, ये हमारे जो थे शिक्षण के 3 स्तर थे, जो अभी हमने पहले भी किए थे। तो पेडागोजी को छोड़ के ये तीनों हमारे शिक्षण के स्तर हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3 जो हैं वो इसके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? आधुनिक समय में शिक्षा किस प्रकार की हो गई है, यह वो पूछ रहे हैं। तो अभी ए ऑप्शन है, ए यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। बी यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है। सी यह समूह केंद्रित होती जा रही है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले शिक्षा जो होती थी वो कैसी थी, अध्यापक केंद्रित थी, और अब कैसी है, शिक्षार्थी केंद्रित। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए पेडागोजिकल, बी एंड्रागोजिकल, सी दूरस्थ शिक्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसने पूछा है जब शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित होता है उस चीज़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी एंड्रागोजिकल। नेक्स्ट है, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा या से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए? ए विशिष्ट, बी ध्यान देने योग्य, सी मापने योग्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं 15,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। ए है हमारा, शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। बी है, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। सी है, दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक निम्नलिखित में से कौन सा क्रम, एक सेकंड माफ करना, 16 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? स्मृति स्तर। ए, ऑप्शन ए है स्मृति स्तर, ऑप्शन बी है बोध स्तर, ऑप्शन सी है चिंतन स्तर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है एक शैक्षणिक संस्थान के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। ऑप्शन बी है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। सी है, ऑप्शन सी है विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध। ऑप्शन डी है शिक्षा के स्तर को अर्हत प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। यह किसका अर्थ है? पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए है बेंजामिन एस ब्लूम, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है कुर्टवेल, ऑप्शन डी है सिम्पसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजामिन एस ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए है धारणा, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो सीखी गई सामग्री का प्रयोग, पहले से सीखी गई सामग्री का प्रयोग करने को प्रतिबिंबित कौन सा शब्द करेगा? वो है ऑप्शन बी, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? उच्चतम स्तर पूछा है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर, तो कौन सा हुआ? ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी धारणा और ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, मूल्यांकन। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? सत्तावादी स्तर पर
आप अगर क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से रीड कर लोगे ना तो उसकी सेंस हमें समझ में आ जाती है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी शिष्य केंद्रित, ऑप्शन सी मुख्य अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन डी अनुभव के आधार पर। अब उसने पूछा सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को जो दर्शाता है वो विकल्प इसमें से कौन सा है? क्या शिष्य केंद्रित हो सकता है? शिष्य की तो कोई सत्ता नहीं चलती है स्कूल में। मुख्य अध्यापक भी छात्रों से रिलेटेड, जो पढ़ाने शिक्षण से रिलेटेड है वहाँ मुख्य अध्यापक भी की भी सत्ता नहीं चलती है, और अनुभव के आधार पर भी नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित इसलिए क्योंकि शिक्षक अपनी जो मर्जी से स्टूडेंट को करवाता है, तो वहाँ पे एक लोकतांत्रिक ना होके वो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण होता है। वो जो छात्र केंद्रित होता है वो लोकतांत्रिक उसमें आ जाएगा, और जो शिक्षक केंद्रित है वो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 विशेषता, सूची 2 दर्शन। अब देख लेते हैं। क्रिया करके सीखना। क्रिया करके सीखना क्या होता है? माफ करना, एक सेकंड। ये क्वेश्चन अपना 22, क्रिया करके सीखना, व्यवहारवाद, एक मिनट, सॉरी सॉरी क्रिया करके सीखना, व्यवहारवाद, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। इसका क्या हो जाएगा हमारा? एक मिनट, एक प्रकृतिवाद, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, प्रकृतिवाद। और कोई 3 का है सत्य, सौंदर्य और सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। इसका क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। हमारा फर्स्ट का था व्यवहारवाद, और 4th का हो जाएगा यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, यह यथार्थवाद। ठीक है, माफ करना, इसको दोबारा से एक बार करते हैं। फर्स्ट है क्रिया करके सीखना। मुझे अभी ये चलाना नहीं आता है सच में PDF पे ना। और नंबर 2 है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, प्रकृतिवाद, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यथार्थवाद। और यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है, यह यथार्थवाद। सॉरी, वो क्वेश्चन ऑप्शन 3 का आदर्शवाद है। अब इसका देख लेते हैं हम कौन सा कोड बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट का था वो था 3rd, क्रिया करके सीखना, व्यवहारवाद। फर्स्ट का 3rd हमारा बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, देवा ये क्या हो रहा है? ये था हमारा 1 का, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। और 2 का हमारा था प्रकृतिवाद, आफत। और 3 का हमारा था, ये 1 है, ये 2 है, भलाई, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, ये 3 है, और ये 4 का 4 है। अब इसको देख लेते हैं हम। इसको हटाना पड़ेगा, और ये ऑप्शन आपका आ जाएगा फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 4। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन बी है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन बी है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन बी है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी सही हो जाएगा। तो अब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन को। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन क्या 24 क्वेश्चन पे क्या पूछा उसने? दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है कौन से शब्द के द्वारा, स्तर के द्वारा, ज्ञान क्षेत्र के द्वारा? भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा उसने? ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है किसी विशेष विषय का वर्णन करना, ऑप्शन बी है फोटो फिल्म का विकास, ऑप्शन सी है निबंध लिखना, ऑप्शन डी है अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। ये इसका किसका उदाहरण है? ज्ञान क्षेत्र का, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का। निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, ऑप्शन बी है प्रयोग करना, ऑप्शन सी है दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, ऑप्शन डी है एक कहानी का वर्णन करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोग करना। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? वही आ गया ना, नहीं है, असत्य है, सत्य नहीं है या असत्य है, इस चीज़ का मेन ध्यान हमें रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है वो है हमारा ऑप्शन ए है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, ऑप्शन बी है शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, ऑप्शन सी है शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही हैं। तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। ये एक अवधारणा नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है?
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? ऑप्शन ए है अवधारणाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी है शिक्षण कौशल, ऑप्शन सी है निर्णय लेने का कौशल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सही। इसमें अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, ये सभी विशेषज्ञता को दर्शाते हैं शिक्षण के क्षेत्र में। निम्न क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है, ये पूछा उसने। तो ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए है हमारा जो एक कठोर अनुशासक है। ऑप्शन बी है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। ऑप्शन डी इसका सॉरी यहाँ हम ऑप्शन सी है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। ऑप्शन डी है जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो जो इसमें सबसे नेगेटिव है वो क्या है हमारा? उसने अनुपयुक्त पूछा है ना हमसे, अनुपयुक्त क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण में सबसे अधिक अनुपयुक्त है? तो यही हुआ ना, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है तो वो उसका शिक्षण वाला जो व्यक्तित्व है उसमें तो फिट बैठेगा ही नहीं ना, उसकी रुचि नहीं है तो कैसे फिट होएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज हम इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे सुझाव ज़रूर दिया करो। देखते हैं सब, लेकिन ना कोई सुझाव नहीं आता, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाना थोड़ा सा अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे हो जाएंगी, ट्रैक पकड़ जाएंगी। किसी चीज़ से हार थोड़ी ना माननी चाहिए, ना किसी चीज़ से डरना चाहिए। हर चीज़ कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम करते ही है ना। तो मेरे लिए यूट्यूब फर्स्ट टाइम है तो हो जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप सबका रिस्पॉन्स मुझे नहीं पता चलेगा तो कैसे? आप तो एकदम साइलेंट उस मोड में आते हो, देखते हो और चले जाते हो। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो आना चाहिए ना बंदे का कि हाँ भाई कोई आया है, तो रिस्पॉन्स भी तो होना चाहिए उस चीज़ का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। ओके।